नमस्कार साथियों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का नासा, भारत की वो एजेंसी भारत के साथ जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजती है। भारत की वो एजेंसी जिसने अंतरिक्ष में मंगल तक की चक्कर कटवाई है, चंद्रमा पर रोवर उतरवाए हैं, सूरज को देखने के लिए आदित्य L1 भेजा है, जो आने वाले समय में चंद्रयान के कई और वर्जन भेजेगा, इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा गगनयान से। तभी तो भारत के प्रधानमंत्री ने द स्काई इज नो लॉन्गर द लिमिट फॉर आवर प्राइड, इस तरह की बातें जिसके लिए कही, उसके साथ हाल ही में एक बड़ी चिंता जुड़ गई है। चिंता यह कि बीते कुछ दिनों के अंदर 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये वो वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं जो भारत के आने वाले बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, फिर चाहे वो गगनयान या चंद्रयान का 3 और 4 मॉडल ही क्यों ना हो। इन वैज्ञानिकों के इस्तीफे ने अपने आप में एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। सवाल उठने लगे हैं कि 100 से अधिक वैज्ञानिक पद छोड़ रहे हैं, असल में ब्रेन ड्रेन हो रहा है या कोई साजिश? ये बड़ा सवाल है। साजिश इसलिए क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों को पहले भी तमाम चुनौतियां रही हैं। होमी जहांगीर बाबा की आकस्मिक मौत इसका ऐतिहासिक गवाह है। साथ ही साथ नाम्बियार का जो मामला है, वो भी हम लोगों ने ऐतिहासिक रूप से खूब अच्छे से डिस्कस किया है। आज के सत्र में इस विषय की चर्चा इसलिए भी की जा रही है कि कहीं ये तो नहीं कि भारत के इसरो के पैरेलल जो प्राइवेट बाजार खड़ा हो रहा है, वो हमारे वैज्ञानिकों को जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा हो। जिस प्राइवेट सेक्टर को भारत सरकार अपनी बड़ी जीत बता रहा था 2020 से, क्या अब बीएसएनएल की तरह इसरो के साथ भी बुरा हो जाएगा? कभी बीएसएनएल का एक छत्राधिकार था बाजार के ऊपर, लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स आए, बीएसएनएल कहां खड़ा है ढूंढना पड़ता है। क्या अब वही हाल इसरो का हो जाएगा? तमाम चुनौतियां और चिंता हैं जिन्हें आज के सत्र में आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। जिस इसरो में लगभग 14,500 कर्मचारी काम करते हैं, वहां 100 कर्मचारी निकलना एक बार के लिए छोटा नंबर हो सकता है, लेकिन इसरो की एक प्रमुख विंग जो सैटेलाइट सेंटर चलाती है, जिसमें 1339 कर्मचारी हैं, वहां से 80 वैज्ञानिक निकल जाएं तो यह बड़ा नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार से 4,500 कर्मचारियों के साथ काम करने वाला विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वहां से 20 वरिष्ठ वैज्ञानिक छोड़ दें। इनमें से हमारा जो बाहुबली यानी जीएसएलवी कर्क 3 मार्क 3 जो है, उसके डायरेक्टर विक्रम जोसेफ और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य रल्लापल्ली जैसे बड़े नाम अगर शामिल हो कि इन्होंने भी छोड़ दिया है, तो यह बड़ी चिंता का विषय बनता है। आइए आज के सत्र में इस पूरी कहानी को डिटेल से समझते हैं, इसके मायने जानते हैं। भारत से पहले ही बहुत से वैज्ञानिक समय समय पर नासा जाते रहे हैं। आज नासा के अंदर जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है। लेकिन आज भारत के अंदर ही वैज्ञानिक नहीं रुक रहे हैं। इसके पीछे के मेजर रीजन क्या है? क्या उन्हें कोई पैसे देके खरीद रहा है, या फिर वो खुद वर्किंग कल्चर से सेटिस्फाई नहीं है? क्या भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ठीक से धन खर्च नहीं कर रही है? सारी बातें आज के इस सत्र में डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। इतिहास इसलिए क्योंकि आज जो एक इतना विशाल 14,500 से अधिक वैज्ञानिक और कर्मचारियों को रखने वाला संगठन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई वो जानिए। क्योंकि इसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स हैं साथियों। इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लीड करता है, जो पीएमओ को रिपोर्ट करता है। इसरो की कई विंग्स बन चुकी हैं जो लॉन्चिंग व्हीकल के लिए काम करती हैं, स्पेस पोर्ट के लिए काम करती हैं, सैटेलाइट एप्लीकेशंस के लिए काम करती हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करती हैं। बहुत सी विंग हो चुकी है। मतलब अपने आप में स्पेस के क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी सी फैक्ट्री समझिए आप फिलहाल के लिए इसरो। लेकिन इस इसरो की शुरुआत कैसे हुई ये हल्का सा जान लीजिए, ताकि आप आज के समय इसकी प्रासंगिकता को समझ पाएं। देश जब आजाद हुआ तब तमाम प्रकार की चुनौतियां देश के सामने रखी कि हम किस सेक्टर में आगे बढ़ें, क्या करें, देश को किस दिशा में उद्योग धंधों में आगे लेकर जाएं, कृषि में आगे लेकर के जाएं, कौन सी आर्थिक नीति अपनाएं, खुलेपन के साथ चलें, बंद के साथ चलें, क्लोज इकोनॉमी रहे, मिक्स्ड इकोनॉमी रहे। तमाम प्रकार की चुनौतियां और सवाल थे हमारे साथ। हमने समय के साथ साथ तमाम प्रकार के वैज्ञानिक जो दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि एक दौर था जिस समय शीत युद्ध चल रहा था और अमेरिका और सोवियत रूस लड़ रहे थे। युद्ध ही नहीं, केवल तकनीकी में भी लड़ रहे थे। और उस तकनीकी दौर में स्पुतनिक जैसा सैटेलाइट लॉन्च करके यूएसएसआर ने अमेरिका को यह बता दिया था कि अगर तुम न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना जानते हो तो मैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना जानता हूं। एक अलग रेस चल रही थी। तभी भारत के वैज्ञानिक विक्रम साराभाई भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब, हमें भी जरूरत है,
हमें भी अब इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि भारत के लोगों के लिए मौसम संबंधी, संचार संबंधी ज़रूरतों की सुरक्षा की पूर्ति के लिए हमें भी अंतरिक्ष का रुख करना पड़ेगा। तब एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में विक्रम साराभाई के सुझाव पर इसका गठन किया गया। काम क्या था? काम यह था कि यह तय करेगी कि भारत अगर सैटेलाइट लॉन्च करे तो कहां से करे, सैटेलाइट्स के लिए क्या जरूरी होगा, तमाम तरीके की चीजें निकाली गई। उसमें केरल का थुम्बा चूज किया गया कि साहब यहां से हम रॉकेट चलाएंगे क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत नजदीक जगह है, तो आसानी से कम उसके साथ में सैटेलाइट्स को भेजा जा सकेगा। कोई बात नहीं साहब, यहां से प्रक्रिया शुरू होती है और भारत अपना 1963 में पहला साउंडिंग जो रॉकेट है, जिसको साइकिल पर रखते हुए कई तस्वीरें आप देखते हैं, वो यहां से लॉन्च कर देता है। ठीक है, हेडलाइन बनती है, इनको स्पार फॉर्म्ड बाय द डीएई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक। आइए साहब, अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जब गठित हो जाता है, समय के साथ महसूस होता है कि हमने चीज तो बना दी, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। कमेटी से सैटेलाइट नहीं चलेंगे, इसके लिए डेडिकेटेड हमें विंग बनानी पड़ेगी। इसी के साथ स्थापित हुआ 1969 15 अगस्त के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे काम दिया गया कि साहब अब आप वैज्ञानिकों को साथ में लो और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए काम करना शुरू करो। इसरो ने काम करना शुरू किया। इसरो धीरे धीरे काम करने लगा, प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ने लगी, उपग्रह हों, लॉन्च व्हीकल्स हों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग हो, इन सब चीजों के लिए तमाम प्रकार की चुनौतियों से इसरो को गुजरना पड़ा। समय बीत ही रहा था, तब महसूस हुआ कि भारत सरकार भी तो इसरो को फंड देने के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को अपॉइंट करे ताकि वैज्ञानिक अपना काम कर सके, यानी प्रबंधन का विकास करना जरूरी था। यहां से जन्म हुआ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि आज प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। 1972 में सीधा पीएमओ ही इसके साथ बातचीत करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया जिसके अधीन इसरो को कहा गया कि भाई आप एक काम करो, प्रशासनिक काम ये संभाल लेगा, आप तो अपना काम रिसर्च पर फोकस करो। तो हमारे देश में पहले एक कमेटी बनी, फिर इसरो बना, फिर डिपार्टमेंट बना। उल्टा होता है बहुत सी जगह पर, पहले डिपार्टमेंट्स बनते हैं फिर वैज्ञानिक सी चीजें बनती हैं। हमारे यहाँ पे कुछ और हुआ, कोई बात नहीं। इसरो का काम फैलने लगा, काम फैलने लगा तो कुछ स्पेशलाइज्ड विंग बनाना शुरू किया गया। जैसे वीएसएससी को काम दिया गया कि भैया आप रॉकेट डिजाइन करेंगे, ऐसे यूआरएससी को काम दिया गया कि आप उपग्रह निर्माण का केंद्र बनाएंगे। एलपीएससी, इन सबको अलग अलग जगह, ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये मैं आपको यहां पर फ्लो चार्ट में दिखा चुका हूं। ये तमाम प्रकार के जो नाम आप देख रहे हैं स्पेस के लॉन्चिंग के लिए, यहाँ पे स्पेस का, यहाँ पर एनएसआईएल देख रहे हैं, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन देख रहे हैं, ये तमाम जैसे एस डी एस सी एस एच ए आर देख रहे हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम फोर्स सेंटर, यूआरएससी यूएन राव सैटेलाइट सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये तमाम प्रकार के सेंटर्स को अलग अलग काम दे दिया गया कि आप ये सारे काम निपटाएंगे। वर्क डिवीजन हो गया, यानी कि इसरो अब बहुत बड़ा बनता चला गया, यानी कि अपने आप में अब इसरो कोई संस्था नहीं रह गया, एक प्रॉपर प्रकार से संस्थानों का नेटवर्क बनकर आ गया। काम और बढ़ने लगा। बोले अब क्या करें? बोले अब दिक्कत यह है कि हम अपने सैटेलाइट तो भेज पा रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे और दुनिया के लोगों को भी अपनी जगह का इस्तेमाल करने दें। इसरो ने यहां से फिर एक कॉरपोरेशन बनाया जिसका नाम अंतरिक्ष पर आधारित था, बोला गया एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। 1990 में भारत ने 1992 में भारत ने एक एंट्रिक्स कॉरपोरेशन बनाया जिसका काम था कि जो इसरो की तकनीकी है और जो हमारी लॉन्चिंग फैसिलिटीज हैं, इसको हम अंतरराष्ट्रीय बाजार तक लेकर जाएंगे, वैश्विक बाजार तक हमने रीच बना दी। इससे क्या हुआ? दुनिया भर के सैटेलाइट्स भी हम अपने रॉकेट्स के थ्रू छोड़ने लगे। मतलब हमने एक विंग खड़ी कर दी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से संपर्क स्थापित करो। ठीक है, इस दौर में सोचो हमने कितने सारे काम कर लिए। हमने लॉन्च व्हीकल डेवलप किए, हमने कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग कर ली, हमने अर्थ ऑब्जर्वेशनरी सैटेलाइट्स बना ली, हमने गगनयान भेज, हमने चंद्रयान 1 2008 में भेज दिया, हमने बहुत कुछ, हमने जीएसएलवी बना लिया, हमने पीएसएलवी बना लिया, हमने नाविक लॉन्च कर दिया, हमने तमाम वो कारनामे कर दिए जिनके लिए भारत का आज दुनिया लोहा मानती है। 2013 में हमने मंगलयान भेज दिया, 2019 में हमने चंद्रयान 2 भेज दिया। भारत ने तमाम प्रकार की उपलब्धियां इस दौर के अंदर अर्जित कर ली। अब क्या होता है? अब धीरे धीरे देखिए आप अंतरराष्ट्रीय बाजार के संपर्क में भी आ गए। आपने बहुत बार सुना होगा बहुत से दुनिया के सैटेलाइट भारत अब छोड़ता है, उसके हम बढ़िया पैसे लेते हैं। लेकिन अचानक इस बीच में 2010 के अंदर अमेरिका ने एक नया खेल खेला। क्या खेला? नासा बहुत आगे चल रहा है, इसरो से बहुत आगे है नासा। नासा ने अब अर्थ के चारों तरफ का जो ऑर्बिट है वो छोड़ ही दिया है। उसका कहना है अब हम इंटर स्टेशनरी काम करते हैं, यानी कि हम मून से आगे का काम करेंगे, सॉरी मंगल से ऊपर का काम करेंगे, मून वून तो अब हमारी प्राइवेट कंपनियां संभाल लेंगी। 2010 में नासा ने ब्लू ओरिजिन या फिर स्पेस एक्स जैसी कंपनियां जो इलॉन मस्क की हैं, इनके दम पर
अपना डोमेस्टिक बाजार छोड़ करके बोले अब हम ऊपर का बाजार देखेंगे। आप लोग इस मार्केट को प्राइवेट लोग रन करें। हमको समझ में आया कि यार दुनिया में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो अब हमको भी प्राइवेट फील्ड को एंट्री करानी चाहिए। 2010 में नासा ने किया, 2019-20 तक हम लोग भी वहां तक पहुंच गए कि भाई अपन को भी करना पड़ेगा। यानी इसरो ने भी समझ लिया कि अब हमें भी प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइज संस्थान बनाया जिसका नाम NSIL रखा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका काम क्या था? इसका काम था कि इसरो की जो तकनीकी है और लॉन्च सेवाएं जो हैं उसका कैसे कमर्शियल यूज किया जा सके। मतलब अब ऐसे समझो जैसे आज हमारे पास बस स्टैंड है, आपके पास कोई प्राइवेट बस है। प्राइवेट बस सरकारी बस स्टैंड से भी तो ऑपरेट हो सकती है। इस काम के लिए एक आदमी बिठा दिया, एक संस्था बिठा दी कि सुनो इस बस स्टैंड का यूज अगर सवारियों के लिए कोई प्राइवेट बस करे तो उससे किराया ले लेना। इसको ऐसे समझ लो। आज भारत के इतने सारे पोर्ट हैं, उस पोर्ट पर सरकारी काम भी हो रहा है, प्राइवेट काम भी हो रहा है। बोले प्राइवेट काम के लिए एक संस्था बना दी। तो बोले इसरो के पास अब सब कुछ सेटअप तैयार है, तो प्राइवेट लोग अगर आना चाहें तो उनसे कहो कि जगह का यूज कर लें, लॉन्च पैड का यूज करना चाहते हैं या तकनीकी का यूज करना चाहते हैं कर लें, एक संस्था बनाओ। तो NSIL नाम से हमने एक संस्था बना दी। एक और संस्था भी बनाई जिसका नाम था IN स्पेस, जिसका मतलब हुआ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। बोले आपने परमिशन तो दे दी, लेकिन अगर कोई कंपनी यहां पर आकर के गलत तरीके से हमारी तकनीक का उपयोग करे, हमको उसके अंदर निगरानी भी तो करनी पड़ेगी। जैसे आज अडानी अगर एटॉमिक सेक्टर में एंट्री करा है, तो भारत का इंडियन एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके अलावा भारत की ऐसी एजेंसी जो एटॉमिक एनर्जी में इंटरफेयर कर सकती हैं, वो जाकर तो चेक कर पाए ना कि अंदर क्या हो रहा है। तो बोले ऐसे ही अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस में काम कर रही है, तो उसके अंदर निगरानी करने के लिए एक नियामकीय संस्था बनाओ। तो बना दिया गया IN स्पेस नाम से संस्था। तो दो हो गई, एक हो गई NSLIL जो कि धंधा लेकर आएगी, और दूसरा उन प्राइवेट कंपनियों की निगरानी करेगी। 2020 में हम लोग भी इस काम में उतर गए। आप सोचो 2014 में एक भी शायद प्राइवेट सेक्टर कंपनी हमारे स्पेस में नहीं थी। आज 500 से ज्यादा कंपनियां स्पेस के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंट्री कर चुकी हैं। आप सोचिए कि हमने 2020 में जैसे ही प्राइवेट सेक्टर ओपन किया, तमाम प्रकार की कंपनीज इस सेक्टर में लाइन लगाकर आ गई। आज भारत की टॉप कंपनीज के अगर नाम लें जो बीते 5 साल के अंदर तेजी से बढ़कर आई हैं, उनमें स्काई रूट एरोस्पेस का नाम है, ऐसे ही अग्निकुल कॉस्मोस का नाम है, पिक्सल का नाम है, ध्रुवा का नाम है, गैलेक्साई का नाम है, दिगांतारा का नाम है, बेलेंट्रिक्स का। और ये दो नाम तो जो स्काई रूट और अग्निकुल हैं, ये तो बहुत ही तेजी से आगे चल रहे हैं। बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी हैं ये। इन्होंने इतना तेजी से फंडिंग उठाई है, फंडिंग की तो हेडलाइन बनी है। टॉप 5 में देखा जाए तो स्काई रूट और अग्निकुल का नाम है। स्काई रूट तो अपना भी विक्रम करके 123 नाम से रॉकेट भी बना चुका है, सफल परीक्षण कर चुका है। सैटेलाइट और रॉकेट बनाने में अब ये तेजी से लोग आगे निकलते हुए आ रहे हैं। मतलब आप ये देखो कि 400 प्राइवेट स्टार्टअप इंडिया के अंदर बीते 5 साल के अंदर केवल स्पेस सेक्टर में आ गए हैं। $500 मिलियन से ऊपर की फंडिंग प्राप्त कर चुके हैं। इतना पैसा इनके अंदर निवेश हो चुका है, इतना तेजी से। मतलब 2014 में एक कंपनी, तो 2026 में 400 नई कंपनियां स्टार्टअप के अंदर आ गई, और निवेश $600 मिलियन का। तो खुद हमारे मंत्री जो विज्ञान के हैं उन्होंने बोला कि इतना तो इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए। तेजी से प्राइवेट सेक्टर इन हुआ। अब एक बात बताइए, प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग आ गई, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आ गई, इनको काम करने वाले वैज्ञानिक कहां से लाओगे? काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए आवश्यकता अचानक आ पड़ी। 5 साल में वैज्ञानिक तैयार नहीं होता। वैज्ञानिक सालों की मेहनत से निकलता है, काफी सारी रिसर्च करता है, बहुत सा समय खपाता है, तब जाकर वैज्ञानिक बनता है। ऐसे में अचानक वैज्ञानिकों के लिए ऑप्शंस ओपन हो गए। 400 कंपनियां सामने। अब तक जॉब देने के लिए इसरो खड़ा था, अब 400 कंपनियां एक साथ सामने आई। क्या ऑप्शंस हुए? इन्होंने कहा छोड़ो इसरो, इन्हें ज्वाइन करते हैं। और अचानक ब्रेन ड्रेन होना शुरू हुआ। जी हां साथियों, ये जो आप खबर सुन रहे हैं ना, 100 से अधिक वैज्ञानिक अचानक छोड़ निकल गए इन दिनों। इनमें से अधिकांश ने जाकर इन प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन कर लिया। अब आप पूछेंगे क्यों कर लिया, देशद्रोही हो गए क्या? नहीं। जहां जैसे आज मैं सरकारी नौकरी छोड़ के अपना काम कर रहा हूं, बढ़िया गजेटेड ऑफिसर, अशोक स्तंभ कंधे पे लगाकर रखने वाला व्यक्ति, आज अपने काम में मैं अपनी आजादी पाता हूं और अपनी बातें खुल के रख पाता हूं, और अपनी एक छोटी सी टीम भी चला पाता हूं। देश के कर में भी योगदान दे रहा हूं और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट अपनी खुशी के लिए भी कर रहा हूं। ऐसे ही इन लोगों ने सोचा कि हम तो वैज्ञानिक हैं ही, वैज्ञानिक होने के नाम पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ जाकर के अगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, काम तो हमारे वैज्ञानिक होने का ही है, देश छोड़कर तो नहीं गए। इसरो से हम बाहर आ गए, और इस तरह से इसरो से वैज्ञानिकों का निकलना शुरू हो गया।
इतना तेजी से निकले कि इन वैज्ञानिकों ने कईयों ने तो कई अहम प्रोजेक्ट छोड़ दिए, यानी कि चंद्रयान 3 तक का जो लीडरशिप था वो तक छोड़ दिया। अब ये तो चुनौतीपूर्ण है कि साहब आप बीच में काम छोड़कर चले गए, अचानक छोड़कर चले गए, आपके पास सारी जिम्मेदारी थी, आप ही प्रोजेक्ट मैनेजर थे, सारी की जानकारी आपके पास थी, आप निकल लिए। यहां से एक चिंता और बनी, चिंता यह बनी कि अगर दुश्मन देश किसी भारत की प्राइवेट कंपनी में फंडिंग करवा दे और उनसे कहे कि सारे के सारे वैज्ञानिकों को तोड़ के इधर ले आओ, मुंह मांगा पैसा दे दो, आपका तो पूरा अंतरिक्ष प्रोग्राम रखा रह जाएगा। आप विचार करिए, आज 400 कंपनी है और उनको फंडिंग के दम पर सारा काम हो रहा है, फंडिंग के नाम पर वो तमाम प्रकार के लोगों को तोड़ रही हैं। आज इसरो में एक आम वैज्ञानिक की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए, एक बार बड़ी चर्चा बनी थी, देश के जो मतलब इसरो के चीफ साइंटिस्ट हैं उनकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए थी, और हमारे देश के अंदर हम जैसी जो छोटी कंपनियां काम कर रही हैं उनके पास ही लाख लाख रुपए के तो कई कर्मचारी होते हैं। इसका मतलब सोचिए कि अचानक 2.5 लाख रुपए सुर्खी बन गया था कि इतना बड़ा काम करने वाली संस्थान और तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं। वहीं पर किसी को अचानक 2.5 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए जाएं कि साहब आओ आप इधर। होता है आज प्राइवेट सेक्टर में, आप कोचिंग सेक्टर उठाकर देखिए, 1 करोड़ से ऊपर तनख्वाह पाने वाले कोटा में ही कम से कम 100 से ऊपर टीचर होंगे। हमारे देश के अंदर करोड़ों रुपए कमाने वाले डॉक्टर्स मिल जाएंगे, इंजीनियर्स मिल जाएंगे, लॉयर्स मिल जाएंगे, लेकिन वही जब सरकार के साथ काम करते हैं तो उनकी तनख्वाहों में एक कैप लग जाता है। तो ऐसे में आपने बहुत से बार डॉक्टरों को सुना होगा कि सरकारी डॉक्टर थे, छोड़ दिया अस्पताल और बाहर जाकर के प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, या प्राइवेट अस्पताल खोल लिया, या प्राइवेट अस्पताल में चले गए। बिल्कुल वही इसरो के साथ हुआ, और इसरो के केस में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक निकल निकल कर इन्हें ज्वाइन करना शुरू कर दिए। एक तरफ भारत सरकार 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड लाती है कि आओ हम स्टार्टअप्स को पैसा देंगे, वही स्टार्टअप्स वैज्ञानिकों के नाम पर उन्हीं इसरो के वैज्ञानिकों को ले आते हैं। तो फिर तो सर ये तो जीरो सम गेम हो गया, वहां पर भी तो काम ही कर रहे थे, यहां पर भी काम करेंगे, हमारा काम वही की वही रह गया, हम ग्रो कैसे किए। देखिए, अपॉर्चुनिटीज नहीं बनी तो अब हो सकता है आने वाले समय में तमाम प्रकार की आईआईटीज के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंसेज के अंदर, एरोस्पेस के अंदर डिमांड बहुत तेजी से बढ़े, क्योंकि अब उन्हें जरूरत पड़ेगी इन लोगों की। और ऐसे में इसरो को भी अगर टैलेंट को रोकना है तो तनख्वाह बढ़ाना पड़ेगा। माहौल तो अब कॉम्पिटिटिव बनेगा, लेकिन सरकारी काम तो सरकार की तरह चलता है, सरकार का तो डंडा होता है। अब सरकार ने यहां पर अपना डंडा चला दिया है, हमें बिना बताए नहीं जाओगे। अब सरकारी सेवाओं में ऐसी चीजें तो लिखी जाती नहीं है, तो नोटिस पीरियड का सिस्टम डाल दिया गया कि 3 महीने पहले बताना पड़ेगा, छोड़ने से पहले अपने सीनियर को प्रोजेक्ट हैंडओवर करना पड़ेगा या साथ वाले को समझाना पड़ेगा, तब जाओगे। एक बड़ी उछल कूद का सा माहौल इसरो के अंदर इस समय बन गया है। लेकिन चुनौती पैरेलली चली आ रही है, वो ये कि क्या इस खेल में कोई और तो आकर इन्वॉल्व नहीं हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर अच्छा करे ये सब चाहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक छोड़कर उधर चले जाएं और किसी का इल इंटेंशन इसके पीछे जुड़ जाए तो ये अपने आप में एक और बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल इसे ब्रेन ड्रेन से ही जोड़कर देखा जा रहा है। आप ऐसे समझकर देखिए कि आज भारत से विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर भारत में कोई एक विदेशी शिक्षा लेने आता है तो भारत से 25 भारतीय विदेश में शिक्षा लेने जाते हैं। यानी बड़ी संख्या में भारतीयों का पलायन ऑलरेडी एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारत के डॉक्टर, नर्सेज तमाम विकसित राष्ट्रों के अंदर जाकर के जॉब कर रहे हैं। रीजन सिंपल है, क्योंकि हमारे यहां पर रिसर्च को एडमायरेशन नहीं है, तारीफें नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। सीधी सी बात यह है, भारत के अंदर जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्हें रिसर्च के नाम पर रोजगार की तलाश रहती है। हमारे सोमनाथ जी को ही देख लीजिए, जिनको आपने इसरो के तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा देखा हो। हाल ही में इन्होंने भी जाकर के अग्निकुल ज्वाइन कर लिया है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। आप रिटायर हो चुके थे, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट आपने अगर अपने आप की टैलेंट के लिए कोई बेहतर जगह पाई तो वो एक प्राइवेट कंपनी को पाई। ये बड़ी हेडलाइन बनकर के निकल आई। कुल मिलाकर जब आप गए हैं तो आप भी बताए होंगे वहां पर कि सुनो ये 5 वैज्ञानिक हैं, इन्हें ले लो, इनसे आपका काम चलने लगेगा। ऐसे ही होता है टैलेंट की पोचिंग, और वो यहां पर होना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में आने वाला समय कैसा होगा ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक बड़ी चुनौती ब्रेन ड्रेन बनी हुई है, क्योंकि सरकार ना तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई बड़ा पैसा खर्च करती है, और ना ही रिसर्चर्स को इस बात की संतुष्टि देती है कि आप काम करते रहो, एक दिन आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाएगा। हमारे देश के अंदर जो तनख्वाहें अब मिल रही हैं अगर वो प्राइवेट सेक्टर से हैं तो ये लोग छोड़ छोड़ करके निकलेंगे। यही सवाल है जो सबसे बड़ा बनकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक दिन बीएसएनएल भी शायद ऐसा ही करके कामयाब हुई थी, और आज स्थिति ये है। मैं आपके सामने कंपैरेटिव चार्ट रखता हूं। ये भारत के वैज्ञानिकों का एक एवरेज रिसर्चर्स को मिलने वाली तनख्वाह, स्कॉलरशिप, उसको समझकर चलें तो वो कुछ इस प्रकार से है। भारत के अंदर यूनिवर्सिटी, पोस्ट डॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में 8 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक, अगर आप आईआईटी के अंदर पोस्ट डॉक कर रहे हैं तो 2-2.5 लाख रुपए की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी।
लेकिन अमेरिका में वही ये स्कॉलरशिप 1.73 करोड़ रुपए है। मतलब आप सीधा-सीधा नंबर्स अगर देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं सीधा 10 टाइम्स का डिफरेंस है। आप अगर रुपया और डॉलर की तुलना भी कर लें तो भी ये इतना ज्यादा कम मतलब कॉम्पिटिटिव है कि आप इस पैसे से बहुत कुछ अच्छा अर्जित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो हमारे वैज्ञानिकों को जो तनख्वाहें मिल रही हैं 10 लाख रुपए साल 70-80 हजार रुपए महीने में तनख्वाह में एंट्री करते हैं 2-2.5 लाख रुपए तक रिटायर्ड हो जाते हैं 35 लाख रुपए तक के पैकेज में रिटायर्ड हो जाते हैं। यहां पर ओपनिंग पैकेज 96 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ तक का है। ये अमेरिका के हाल है। यही चाइना के हाल भी अगर आप देखें तो वो भी 2.5 करोड़ तक जा रहा है। आप अगर जर्मनी के देखें 1.5 करोड़ तक, फ्रांस के देखें 1 करोड़ तक, और हम कहां खड़े हुए हैं। तो आपको सोचने वाली बात यह है कि व्यक्ति खुद अगर वो इन कहीं कैटेगरी में आता है तो वो दूसरी जगह जाना प्रेफर करने लगता है कि कम से कम मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा और पैसा पाऊंगा। इसीलिए एक बहुत अच्छा ट्वीट वायरल हुआ था, हर्ष गोयनका जी का ट्वीट था 2023 में, जब आपने सोमनाथ जी की सैलरी पर ही बात करते हुए लिखा था कि इनकी सैलरी तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। तो लोगों ने इनसे पूछा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इनको सैलरी होनी चाहिए, बोले कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए थी। स्वाभाविक सी बात है, जो देश के लिए इतने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उनको क्या रिनोमरेशन मिल रहा है, ये एक चर्चा का विषय है। और हमारे देश में सरकारी संस्था वर्सेस प्राइवेट की एक लंबी लड़ाई है। हाँ, सरकारी नौकरियों में चूंकि बहुत सारे और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, इसलिए लोग कम तनख्वाह पे भी काम कर लेते हैं कि चलो ठीक है। जैसे कई बार ऐसा माना जाता है ना कि एक प्रोफेसर से काफी कम तनख्वाह एक सरकारी ब्यूरोक्रेट की होती है, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, लेकिन पद के अंदर मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जिस तरह के पर्क्स एंड प्रिविलेज समाज के अंदर एक्सेप्टेंस, इनके चलते प्रोफेसर की तुलना में वो व्यक्ति उस कम तनख्वाह वाली जॉब पर काम करके लोगों का भला अपनाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन क्या केवल इतना ही सच है? बाकी आप सब जानते हैं कि हमारे यहां पर पर्क्स के नाम पर क्या क्या मिलता है। इसीलिए चिंताएं भी बढ़ती हैं। चिंता हमारे देश में कुछ ऐसी हैं जो बीते कुछ दिनों में काफी बड़ी सुर्खियां बनी, जैसे हनी ट्रैप करके फंसाना वैज्ञानिकों को। आप में से कुछ लोगों ने ये खबरें देखी होंगी कि पाकिस्तानियों द्वारा हमारे ब्रह्मोस और अग्नि 6 के प्लान चुराने के लिए कई टॉप वैज्ञानिकों को, डीआरडीओ के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप किया गया था। तो ऐसे में ये बड़ी सुर्खियां फिर से आपका दिमाग खराब करती हैं कि अगर आज हमारे वैज्ञानिक तेजी से पलायन कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुश्मन की चाल तो नहीं है। क्योंकि हमारे देश के अंदर इसरो के भी वैज्ञानिक, नंबी नारायण के ऊपर तो फिल्म भी बनी है, जो इसरो के अंदर जासूसी के जुर्म के अंदर गिरफ्तार किए गए थे, बाद में उनको बाइज्जत बरी किया गया और क्षमा मांगी गई। लेकिन बात यह है कि ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण सेक्टर है, और जब चुनौती है तो चिंता भी है। चिंता वही कि सब बीएसएनएल मत बना देना इन्हें। मतलब इसरो बाद में पता चल रहा है कि सरकार के इंतजार में बैठा है, सरकार के पास फंड नहीं है, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। हम इंतजार कर रहे थे चंद्रयान का, हम सोच रहे थे कि हम गगनयान देखेंगे, हम इंतजार में साहब लोग ही नहीं है, कैसे भेजेंगे? तो ये एक चुनौती है। खैर, चुनौती है तो समाधान भी होंगे। फिलहाल के लिए सरकार ने समाधान के रूप पर लोगों को जाने से रोकने का तरीका बनाया है कि साहब नोटिस पीरियड सर्व करके जाओगे, तब तक हम विकल्प लेकर आएंगे। लेकिन यह तय है कि सरकार को अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसरो के लिए बड़ा बजट निकालना पड़ेगा। इसरो को अपनी खैरात में सुनो 1000 करोड़ निकाल दिया 5 साल के लिए, 100-100 करोड़ रुपए का काम चलाते रहना, ऐसे काम नहीं होगा। इसरो के बजट साइज को बढ़ाना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे क्या ही जरूरत है सर चंद्रमा पर कुछ भेजने की, क्या ही जरूरत है सैटेलाइट भेजने की? तो साहब आज अगर आपको बारिश की पूर्व सूचना मिलती है, या आपके टेलीफोन सही सुरक्षित तरीके से चलते हैं, या आप यात्रा करते समय अपने मैप को सही से देख पाते हैं, आज तमाम प्रकार की सुरक्षाओं सुविधाओं का अगर आप लेते हैं, तो इन सब में सैटेलाइट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सैटेलाइट्स को आप छोटा ना माने, उन सुविधाओं को पूरी तरह से उपयोग करने के लिए देश को बजट के अंदर काफी बड़ा इजाफा करना होगा, तभी ब्रेन ड्रेन जैसी समस्याओं को रोका जा सकेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया। हम सब्सक्राइब करने की आपसे नहीं कहते तो आप करते भी नहीं है। बड़ी संख्या में मतलब 60% से ज्यादा हमारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है प्रभु, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है। एक क्लिक भर है जिसको दबाना है, और भविष्य में आपके हमारे पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। ठीक है साहब। बाकी एक फ्री वेबिनार आपके लिए रखी है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, जहां पर हम पर्सनैलिटी डिकोड करेंगे, समझेंगे कि इन लोगों में ऐसा खास क्या है जिसके कारण ये ग्लोबल लीडर्स बने या लोगों का इतना प्यार पाए। इनकी कम्युनिकेशन स्किल में आफ्टर ऑल ऐसी कौन सी कला है? इस रविवार सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। लिंक के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरना ना भूलें। धन्यवाद।